पल्लवन डॉक्टर दयानंद तिवारी जी लेखक है। पल्लवन का मतलब पहले समझ ले लीजिए कि पल्लवन का मतलब है विषय का विस्तार। पल्लवन का मतलब है विषय का विस्तार। कोई भी विषय हो उस विषय का विस्तार करके लिखना यानी कि पल्लवन। जसं की आपण निबंध लेखन करतो, निबंधासाठी एखादा विषय दिला जातो आणि त्याच्यावर आपण विस्तृत असं माहिती लिहत जातो, म्हणजे तो निबंध लेखन झाला। तसं पल्लवन एक लेखन आहे। पल्लवन म्हणजेच दिलेला जो काही निबंधासारखाच एखादा विषय असेल त्या विषयाचा विस्तार करणे म्हणजेच पल्लवन। एवढं लक्षात ठेवा। पहिल्यांदा आपण धड्यामध्ये सांगितलेलं आहे की पल्लवन म्हणजे काय ते विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे की नाटकासारखाच हा एक धडा आहे की ह्या धड्यामध्ये प्राध्यापक की हिंदीमध्ये त्यांना अध्यापक असं म्हटलं जातं आणि विद्यार्थी हे दोघं चर्चा करतात। आता जर ऑफलाईन असतं तर आपण वर्गामध्ये हा धडा अतिशय चांगल्या प्रकारे घेतला असता अजून सगळे विद्यार्थी एकत्र होऊन, परंतु आता ह्या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे आपल्याला अशा प्रकारेच हा धडा संपवावा लागणार आहे, उरकावा लागणार आहे। तर ह्या धड्यावर परीक्षेमध्ये एक प्रश्न मी टाकलेला आहे, ते फक्त ह्या धड्याचा पॅरेग्राफ दिलेला आहे, त्या पॅरेग्राफवर प्रश्न विचारलेले आहेत, एवढंच आहे। पण तरी सुद्धा आपण हा धडा तिथपर्यंत तरी होईल असं पाहूया। पल्लवन लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है, म्हणजे हा धडा जो आहे तो एकांकी प्रमाणे केलेला आहे, लिहिलेला आहे। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया है। अंडरलाइन करायचा आहे या ओळीला पूर्ण। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। अब यह पाठ के रूप में हम समझते हैं। यह नाटक है और इसलिए रंगमंच पर यह सीन दिखाया है कि सुबह के 11 बजे है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सब तैयार हैं। कक्षा शुरू हो रही है। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी एक दूसरे को ऊंचे ऊंचे स्वर में पुकार रहे हैं और ऐसे समय में इसी समय हिंदी के शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं। म्हणजे विद्यार्थी वर्गात जात आहेत, काही बोलत आहेत आणि शिक्षक वर्गामध्ये जात आहेत। सभी विद्यार्थी खड़े होकर शिक्षक जी को नमस्कार कर रहे हैं, अध्यापक जी को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते अध्यापक। नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप हैं। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? आपने विद्यार्थियों को अध्यापक कह रहे हैं कि नमस्ते, सब बैठ जाइए। अब हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम, हिंदी विषय का 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। अब तुमने परीक्षा भी पास आई है, सो प्रश्न पत्र का स्वरूप आकलन किया है, यानी कि अभ्यास किया है क्या? प्रश्न पत्रिका का अभ्यास आपने किया है, स्वरूप आपने देखा है क्या? तुम्हें कैसा लग रहा है? इस तरह के प्रश्न अध्यापक यहाँ पर पूछ रहे हैं। रोशन एक विद्यार्थी है, वह अध्यापक जी से कह रहा है कि जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। रोशन कह रहा है कि प्रश्न पत्र का म्हणजेच प्रश्न पत्रिकेचा अध्ययन मैंने किया है ठीक तरह से, अध्यापक कहते हैं।
तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? अध्यापक कहते हैं कि तो तुमने अगर अवलोकन किया है प्रश्न पत्रिका की पढ़ाई की है, तो क्या तुम्हें ऐसा कोई प्रश्न है कि जो तुम्हें कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? प्रतीक दूसरा विद्यार्थी कह रहा है, सर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े सरल है और आसान है। प्रतीक कहता है कि सर सारे प्रश्न सरल और आसान हैं। अध्यापक जी कह रहे हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों की को बारीकी से नहीं देखा है। अध्यापक कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आपको प्रश्न पत्र स्वरूप या प्रश्न उसमें से अच्छे सरल आसान लग रहे हैं, लेकिन लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र का या उसके अलग अलग विभागों का ठीक तरह से बारीकी से अभ्यास नहीं किया है, आपने देखा नहीं है। शीतल कह रही है, सर आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यावहारिक हिंदी में संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। शीतल कह रही है अध्यापक जी से कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, क्योंकि व्यावहारिक हिंदी के संबंध में मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उस उत्तर को लेकर मेरे मन में कठिनाई अनुभव हो रही है, सो वह बात तुम्हें मैं कहने वाली थी। अध्यापक, मुझे लगता ही था कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न पत्र को लेकर आपके मन में शंका होगी। अध्यापक कहते हैं कि हाँ, मेरे मन में जरूर यह शंका आई थी, संदेह आया था कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के बारे में तुम कई विद्यार्थियों के मन में कोई न कोई शंका अवश्य आई होगी। शीतल, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा में अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या है? शीतल कहते हैं, सर पल्लवन के बारे में मेरे मन में थोड़ी दुविधा है। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखना है और इसकी व्याख्या क्या है, ऐसा प्रश्न मैं तुमसे कह रही हूँ। अध्यापक जी कहते हैं, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? अध्यापक विद्यार्थियों से कहते हैं कि क्या पल्लवन ये जो घटक है ये आपको कठिन नहीं लग रहा है? प्रतीक और रोशन एक साथ कह रहे हैं, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। प्रतीक और रोशन एक साथ कहते हैं कि सर ठीक है, यह घटक जो है पल्लवन का, इससे हमारा ध्यान थोड़ा हट गया था, सो हम आपसे निवेदन कह रहे हैं कि आप पल्लवन के विषय पर प्रकाश डालिए, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। अध्यापक, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? अध्यापक कहते हैं, रोशन, पल्लवन से क्या तुम्हारा कहना है, इस विभाग के बारे में तुम क्या जानते हो? रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। रोशन पल्लवन के बारे में अपना मत व्यक्त कर रहा है कि पल्लवन एक कला है। अध्यापक, पल्लवन बहुत कठिन है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक, विद्यार्थियों को जानना चाहिए। अध्यापक कहते हैं, पल्लवन बहुत कुछ है, सिर्फ एक कला ही नहीं है। प्रत्येक लेखक, शिक्षक, विद्यार्थियों को यह जानना जरूरी है कि पल्लवन क्या है। गौरांश कहता है, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की? गौरांश अध्यापक से कहता है कि इतनी पल्लवन की जानकारी की इतनी क्या जरूरत है? अध्यापक, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषता जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। अध्यापक कहते हैं, वैसे पल्लवन सहज लगता है, सुलभ लगता है, लेकिन उसकी परिभाषा, विशेषता जाने बिना इस कला को कोई भी आत्मसात नहीं कर सकता। सो इसीलिए पल्लवन की परिभाषा, विशेषताएं जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। रोशन, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? अध्यापक, हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोशन कहता है कि आप
पल्लवन की परिभाषा पर हमें समझा सकते हैं? अध्यापक कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन अंग्रेजी शब्द एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विषय का फैलाव। अंडरलाइन करा, विषय का फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। हिंदी में पल्लवन शब्द जो है, इस पल्लवन शब्द का अंग्रेजी शब्द है एक्सपांशन। तुम्हाला इंग्लिश मध्ये एक्सपांशन ऑफ आयडिया हा टॉपिक होता आणि तुम्ही ते विषयावर उत्तर लिहिलेला आहात, म्हणजे पल्लवन हा इंग्लिश मध्ये तुम्हाला झालेला आहे। सो पल्लवन यानी की एक्सपांशन। एक्सपांशन म्हणजेच काय की विस्तार, फैलाव। पल्लवन का अर्थ होता है कि विस्तार या फैलाव, म्हणजे जो काही विषय दिला जाईल त्या विषयाचा विस्तार करणं, फैलाव करणं, विस्तृतपणे लिहिणं म्हणजेच पल्लवन, म्हणजेच एक्सपांशन। संक्षेपण म्हणजे एखादा काव्याचा संक्षेप थोडक्यात लिहिणं, ह्या थोडक्यात लिहिण्याचा विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे एक्सपांशन, म्हणजेच पल्लवन। संक्षेपणचा विरुद्धार्थी शब्द पल्लवन आहे। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए अशा ह्या काही टॉपिकचा अर्थ स्पष्ट करताना एखादं उदाहरण तुम्ही दिलत, दृष्टांत म्हणजेच उदाहरण, किंवा काही काल्पनिक कथा त्याच्यावर मांडल्यात आणि त्या काव्याचा विस्तार केलात 200 ते 300 शब्दामध्ये समजा तुम्ही विस्तार केलात तर त्यालाच पल्लवन असं म्हटलं जातं। अर्थात पल्लवन म्हणजे विषय का विस्तार। तुम्हाला मी पहिलेच सांगितलं होतं, पहिल्यांदा समजून घ्या की पल्लवन म्हणजे काय, तर पल्लवन म्हणजे विषयाचा विस्तार। तुम्हाला विषय दिला जाईल आणि त्या विषयाचा विस्तार करणं म्हणजेच पल्लवन। म्हणजे साधारणतः एक असं उदाहरण घेऊया की अति तेथे माती हा विषय तुम्हाला दिलेला आहे। अति तेथे माती ह्या विषयाचा तुम्ही ह्या विषयावर एखादा उदाहरण देऊन तो विस्तृत लिहिता म्हणजेच तो पल्लवन झाला। मी मराठीत तुम्हाला उदाहरण देते। इथं समजा तुम्हाला पुस्तकाच्या पाठीमागे उदाहरणं दिलेली आहेत, ती आपण पाहू शकतो की इथं दिलेले आहे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, किंवा लालच का फल बुरा होता है। गोष्ट लिहायला यायची बघा पूर्वी तुम्हाला, लालच का फल बुरा होता है म्हणजेच ते पल्लवन होतं, म्हणजेच ते विषयाचा विस्तार करायचा होता। म्हणजे एखादा तुम्हाला विषय दिला गेला, त्या विषयावर तुम्ही काही उदाहरणं देऊन तो विषयाचा विस्तार, त्या विषयाचा विस्तार 200-300 शब्दामध्ये जर लिहिलात तर त्यालाच पल्लवन असं म्हटलं जातं। तो क्या रिदिम कहता है, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक नहीं नहीं, सिर्फ विषय विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश, मैं कुछ समझा नहीं। रिदिम कहता है पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार है। अध्यापक कहते हैं कि नहीं, सिर्फ विषय का विस्तार नहीं है तो उसकी और भी कुछ विशेषताएं और पल्लवन लिखने के नियम है। गौरांश कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक कहते हैं आइए मैं समझाता हूँ। अध्यापक कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? अध्यापक कहते हैं कि मैं समझाता हूं कि पल्लवन का अर्थ और क्या है। हर एक भाषा में ऐसे लेखक होते हैं कि जो अपने विचारों को सूक्ष्म अथवा संक्षिप्त रूप में लिखते रहते हैं। तो
उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। सो ऐसे समय पल्लवन के माध्यम से, यानी कि कुछ उदाहरण देकर पल्लवन के माध्यम से ऐसे विषय समझा सकते हैं। रोशन कहता है तो क्या पल्लवन यानी कि निबंध लेखन है क्या? अध्यापक कहते हैं कि नहीं। कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार में से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा, मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। अध्यापक कहते हैं कि कई लोग निबंध और पल्लवन को एक ही समझने की गलती कहते हैं, लेकिन पल्लवन और निबंध दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वास्तव में बहुत दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना शक्ति, प्रतिभा शक्ति और मौलिकता का आधार लिया जाता है। कल्पना शक्ति के जोर पर हम निबंध लिखते हैं, लेकिन पल्लवन में विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि पल्लवन लिखने के लिए कोई 200-300 शब्द ठीक है, लेकिन अगर पल्लवन लिखते समय आपने अगर 1000 शब्द लिखे तो वह ठीक नहीं है, वह निबंध हो गया। रिदिम सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर अधिक भी ध्यान देना होता है? सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान दिया जाता है? अध्यापक हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। अध्यापक कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने, मैं इस विषय पर आ ही रहा था। वैसे भाषा का विस्तार करना एक कला ही है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की भी आवश्यकता होती है। अभिव्यक्तिगत कौशल्य की भी आवश्यकता होती है। इसमें आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। इसमें प्रत्येक आख्याता के प्रत्येक अंश को एक विषय की वस्तु की गरिमा के अनुकूल उसका विस्तार करना जरूरी होता है, और इस भाव विस्तार को ही पल्लवन कहा जाता है। विषय वस्तु के अनुकूल जो विस्तार किया जाता है, इस भाव विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं। तन्वी सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? तन्वी कहते हैं कि पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ क्या चिंतन भी होता है? अध्यापक अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक उनमें है, उनके गहन चिंतन के क्षण में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों तो हम उसके मर्म स्पर्श भावों को समझते लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों के बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। अध्यापक कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने तन्वी। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षण में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें एक सूत्रात्मकता भी आ जाती है। वैसे सरासर दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही हमारे समझ में आता है,
लेकिन कुछ अर्थबोध और अर्थ का विस्तार समझने के लिए हमें उस भाव के गहराई में उतरना आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह के में ध्यान देते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, त्यों उसके मर्म स्पर्शी भावों को हम समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों के बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत करना, यानी कि पल्लवन है। उसका छोटे छोटे वाक्यों का फैलाव करना ही पल्लवन है। आज के लिए यहाँ तक हम रुकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।